हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में बहुत ही अहम टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है सिमिली। सेकंड नंबर पे मेरे पास है मेटाफर। और थर्ड नंबर पे मेरे पास है पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ नंबर पे मेरे पास है हाइपरबोलिक। फिफ्थ नंबर पे मेरे पास है ऑक्सीमोरोन। सिक्स नंबर पे मेरे पास है आयरनी। सेवन नंबर पे मेरे पास है एलिट्रेशन। एट्थ नंबर पर मेरे पास है एलिट्रेशन। फिर इसी तरह इसकी टाइप्स आ जाती हैं कॉन्सोनेंस। नाइन्थ नंबर मेरे पास है एसोनेंस। इसमें और 10 नंबर पे मेरे पास है अमिजरी। और 11 नंबर पे मेरे पास है यूफिमिज्म। 11 नंबर पे मेरे पास है यूफिमिज्म। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है। क्योंकि हम इसको कंपैरिजन से थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है एक साइड पे मेरे पास है सिमिली और दूसरी साइड पे मेरे पास है मेटाफर। सिमिली को कहते हैं उर्दू में तशबीह और मेटाफर को बोलते हैं मजाज मुरसल। तशबीह जो है या सिमिली जिसको आप कहते हो, सिमिली यूज होता है, फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है, यूज फॉर कंपैरिजन, मुवाजने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और जो मेटाफर है ये भी यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, यूज फॉर कंपैरिजन। आप इसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करोगे, किसी चीज का मवाजना करोगे सिमिली और मेटाफर के जरिए। सिमिली जो है इसमें आप करते हो इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट का मतलब ये कि आप किसी चीज को डायरेक्ट नहीं बोलते बल्कि उस जैसा कहते हो। और जो मेटाफर है इसमें आप करते हो किसी चीज का डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे किसी चीज का। और आप जो सिमिली में लफ्ज इस्तेमाल करते हो लाइक, एज, जस्ट एज, सेम एज, इस तरह के वर्ड आप सिमिली में यूज करते हो फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए आप लाइक, एज, जस्ट एज, सेम एज इस तरह के वर्ड यूज करते हो। बट मेटाफर में आपके पास नो यूज ऑफ लाइक और एज, ना आप लाइक इस्तेमाल करोगे ना ही आप एज को इस्तेमाल करोगे। तो होते दोनों कंपैरिजन के लिए यूज हैं बट इन दोनों में फर्क है। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं, एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल को देखिएगा जरा। फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, ही फॉट लाइक अ लाइन। फाउट लाइक अ
लाइन। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ एक वर्ड मैंने यूज किया है लाइक। जो वर्ड लाइक है आपको मैंने भी बताया कि आप कंपैरिजन के लिए यूज करो, और जब आप कंपैरिजन करो लाइक और एज का इस्तेमाल करोगे तो ये क्या है, सिमिली। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है मेरे पास, ही वाज अ लायन, ही वाज अ लायन इन द फाइट, इन द फाइट। अब इसमें आप देख रहे हो कि मैंने उस शख्स को ही डायरेक्ट लाइन बोल दिया है। पहले मैंने कहा वो शेर की तरह लड़ा, फिर मैंने कहा कि वो लड़ाई में शेर था। डायरेक्ट उसको शेर की तरह नहीं कहा बल्कि शेर कह दिया, तो ये मेरे पास क्या हुआ जी, ये मेरे पास मेटाफर हो गया। एक होता है डायरेक्ट कंपैरिजन और एक होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली में आप किसी चीज का इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हो बल्कि उसको उस चीज जैसा कहते हो, और मेटाफर में आप किसी चीज का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो। आप उस शख्स को उस जैसा कहने की बजाय उसी उसी चीज को कह देते हो। जैसे मैंने कहा इन दोनों में मेरा मकसद उस शख्स की बहादुरी को बयान करना है, पर लेकिन मैंने फर्स्ट सेंटेंस में कहा ही फाउट लाइक अ लाइन, कि वो शेर की तरह लड़ा। तो की तरह को जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ये सिमिली है, लाइक मैंने इस्तेमाल की सिमिली है। बट सेकंड सेंटेंस में कहा ही वाज अ लायन इन द फाइट, अब मैंने कहा वो लड़ाई में शेर था। शेर तो नहीं था पर लेकिन मेरा बयान करने का मकसद ये है कि वो बहादुर इतना था कि वो शेर की तरह था। तो डायरेक्ट शेर कह दिया है तो ये हमारे पास मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है मेरे पास, द टाइम स्टील्स moments like a thief, like a thief। सिंपल इसमें आप एक चीज देखो कि लाइक लगा है तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास सिमिली है। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है मेरे पास, टाइम इज अ थीफ। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं टाइम इज अ थीफ, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी मेटाफर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसको कह दिया है तो ये आपके पास हो जाएगा मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में सिंपल यही डिफरेंस है कि आप जो भी यूज करोगे, सिमिली में लाइक एज जस्ट एज सेम एज के वर्ड्स यूज होंगे और मेटाफर में इस तरह का यूज नहीं होगा बल्कि आप उस चीज को डायरेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट 5 सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर देखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत मशहूर पोइम है डैफोडिल, जिसमें वो कहता है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एज अ क्लाउड। अब इसमें आप देख रहे हो जो एज है ये क्या है जी, ये आपके पास सिमिली है, सिमिली की एग्जांपल में आ जाएगा। अब इसमें पोइट ने अपनी जो लोनलीनेस है उसको उसने कंपेयर किया है क्लाउड के साथ, जो ड्रिफ्ट करता है फ्लोट करता है आसमानों में स्काईज के अंदर, उसके साथ उसने कंपेयर किया है। नेक्स्ट आपके पास मेटाफर में अगर एग्जांपल की बात करूं, नेक्स्ट मेरे पास 6 फिक्रा है, हिज आईज आर स्पार्कलिंग डायमंड्स, स्पार्कलिंग डायमंड्स। अब आप इसमें देख सकते हो कि मैंने उसकी आंखों को डायरेक्ट डायमंड बोल दिया, हालांकि वो है नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास मेटाफर हो जाएगा। आप इसमें सिमिली और मेटाफर का आई थिंक सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को एक मैं सिंपल उर्दू जुमला लिखता हूँ अगर आपको समझ आ जाए। उर्दू में हम कहते हैं बेजान चीज को, बेजान चीज को जानदार की, जानदार की खूबियां देना, खूबियां या फिर खसूसियात देना, या फिर
खसूसियात देना, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और अगर मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखने जाऊं तो मेरे पास हो जाएगा when we put the qualities of लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज को लिखना है, पुट करना है इन नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीजों को। अब क्या करें, आप जानदारों की जो खसूसियात हैं, जो खूबियां हैं, वो बेजान चीजों को दे दें तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास पर्सोनिफिकेशन होगा। पर्सोनिफिकेशन में डैफोडिल्स में एक एग्जांपल है आपके पास, fluttering and dancing in the breeze, fluttering and dancing in the breeze, fluttering and dancing in the breeze। अब आपको पता है जो फ्लटर और डांस करना है ये इंसानों की खूबी है, डांस करना जो इंसानों की खूबी है। आपने ये डैफोडिल्स को दे दी, फूलों को दे दी, तो आपने जानदारों की खसूसियत बेजान चीजों को दे दी, तो ये आपके पास क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं, सेकंड सेंटेंस है मेरे पास द होल टाउन was asleep, the whole town was sleeping, पूरा का पूरा टाउन, कस्बा जो है वो सो रहा था। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि टाउन तो बजाते खुद एक बेजान चीज है, कस्बा एक बेजान चीज है, पर मुराद ये है कि उसमें जो रहने वाले लोग थे वो सो चुके थे, तमाम के तमाम। अब जब आपने बेजान चीजों को जानदार की खसूसियत दे दी तो फिर ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिर से थर्ड सेंटेंस की, the wind whispered, the wind whispered the wind whispered through the leaves, through the leaves। अब हवा जो है सरगोशी करना वो किसकी खूबी है, ये इंसानों की खूबी है सरगोशी करना। आपने विंड को दे दी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ सेंटेंस की, द मून स्माइल्ड डाउन ऑन अस। अब आपने क्या किया, आपने मून की जो मुस्कुराने वाली इंसानों की खूबी है वो आपने किसको दे दी, मून को दे दी। तो आपने जानदारों की खूबी एक बेजान चीज को दे दी, तो ये आपके पास क्या हुआ, दोबारा से पर्सोनिफिकेशन। नाउ आई हैव थॉट दैट you have the clear understanding of the personification concept. Let's move on to the next concept. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास हाइपरबोली। हाइपरबोली के बारे में एक चीज याद रखिएगा, एग्जैजरेशन है, मुबालगा आराई। क्या है जी, मुबालगा आराई। मुबालगा आराई का मतलब होता है चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। एन एग्जैजरेटेड स्पीच, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, एन एग्जैजरेटेड स्पीच, exaggerated an exaggerated speech for emphasis or dramatic effect to grab the reader's attention। किसी भी चीज में जोर को पैदा करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए
एग्जैजरेटेड स्पीच का जो यूज है वो हाइपरबोली कहलाता है, ताकि क्या किया जाए, जो पढ़ने वाला है उसकी तवज्जो को मरकूज कर लिया जाए, ग्रैब कर लिया जाए। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा। आई वॉज सो हंग्री, आई वॉज सो हंग्री that I could eat a camel। वो कहता है कि मैं इतना भूखा था कि मैं एक ऊंट खा सकता था। अब इसमें देखो कि एक इंसान कभी भी एक ऊंट पूरा नहीं खा सकता, कभी भी वो एक वक्त में एक ऊंट पूरा नहीं खा सकता, चाहे जितना मर्जी भूखा हो। तो इसमें क्या किया गया है, मुबालगा राई को, हाइपरबोली को इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है हाइपरबोली। नेक्स्ट अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं, शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स, अ रिवर ऑफ टीयर्स। वो इतना रोई कि उसने दरिया बहा दिए। आप इस चीज को इमेजिन करो कि कोई शख्स जितना मर्जी रो ले, पर लेकिन कभी भी दरिया नहीं बह सकता। तो ये हाइपरबोलिक एग्जांपल है। नेक्स्ट आप इसी तरह से कंसीडर कर सकते हो, ही रैन फास्ट लाइक, ही रैन फास्ट, सॉरी, he ran fast, he ran faster than the speed of light, speed of light। जैसा कि आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। कुछ जितना मर्जी तेज भाग ले, पर लेकिन वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं भाग सकता, स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं भाग सकता। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, हाइपरबोली की। हाइपरबोली आपकी जो फिगर स्पीच है, ये चीज़ों को मुबालगा राई के लिए, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। या आप कह सकते हो कि आपने सुना होगा कि शापर फेंक रहा है जी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा है, तो इसको मुबालगा राई के मीनिंग में हाइपरबोली। जैसा कि मैं डैफोडिल में से एग्जांपल देना चाहूँगा, 10,000 I saw at a glance। कहता है मैंने एक ही नजर में 10,000 देखे। अब ये भी मुबालगा राय की बात थी, 10,000 एक ही नजर में, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। 10,000 ये मुबालगा राय की बात है, उसने हाइपरबोली को बहुत अच्छे से यूज किया है। मेरा ख्याल है कि आपको हाइपरबोली की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है हमारे पास यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब ये है, डेफिनेशन इसकी देखिएगा, इट इज अ वे ऑफ सेइंग, कलाम करने का तरीका है, वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स, अनप्लेजेंट थिंग्स जिनको हम कहते हैं ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग, ऑफेंसिव एंड, खास तौर पर जो ऑफेंसिव और इंसल्टिंग होती हैं उनकी जो बयान करने में कौन तरीका, इन अ प्लेजेंट मैनर, इन अ प्लेजेंट मैनर। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है, आप उनको बयान करना चाह रहे हो, पर लेकिन लफ्जों का चुनाव ऐसा किया जाए कि वो बुरी ना लगे, लफ्जों का चुनाव ऐसा किया जाए कि वो बुरी ना लगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ही इज इन बिटवीन जॉब्स। जी, इसका बेसिक जो मतलब है, ही इज अनएम्प्लॉयड, बट ये एक अनप्लेजेंट वे है कि मैं कहूँ ही इज अनएम्प्लॉयड। तो मैं इसको कह सकता हूँ प्लेजेंट वे में कि ही इज इन बिटवीन जॉब्स। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं कहूँ सेकंड फिक्र में जरा देखिएगा, हिज फादर passed away, passed away yesterday।
उसके वालिद जो हैं कल गुजर गए, चल बसे। तो अब यहाँ पर जो पास्ट अवे है, यहाँ पर जो पास्ट अवे है, मैं डाइड भी लिख सकता था, बट ये एक अनप्लेजेंट वे था बोलने का और ये बुरा लगता उसको। तो पास्ट अवे से ये हुआ कि जो जो मैंने बताया इसमें, पास्ट वे एक प्लेजेंट वे है किसी चीज को बयान करने का, ठीक है। डाइड की बजाय मैंने लफ्ज क्या यूज कर लिया, पास्ट अवे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूफिमिज्म। यूफिमिज्म का मतलब है कि आप चीजों को, जो बुरी चीजें हैं, आप उनको एक प्लेजेंट वे के अंदर बयान करो, ठीक है। माइल्ड होना चाहिए, वो सूदिंग होना चाहिए, ना कि किसी को एम्बेरसिंग उससे फील हो। अब डाइड की बजाय अब पास्ट वे यूज कर लो, पास्ट वे यूज कर लो इंस्टेड ऑफ डाइज, इंस्टेड ऑफ डाइड। डाइड की बजाय आप किसको यूज कर लो, आप यूज कर लो जी पास्ट वे को। फिर इसी तरह से आप लेट गो को यूज कर लो इंस्टेड ऑफ फायर्ड को, ठीक है ना। आप फायर्ड की बजाय लेट गो को यूज कर लो। आप सीनियर सिटीजन यूज कर लो, लफ्ज है आप सीनियर सिटीजन यूज कर लो, बजाय इसके कि आप उसको कहो ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन की बजाय आप उसको क्या कह दो, सीनियर सिटीजन। आप जब इस तरह से लफ्जों का यूज करोगे, प्लेजेंट वे में बोलोगे लोगों को, तो आपकी जो स्पीच है, जो आपको जो बोलने का तरीका है, वो अच्छा हो जाएगा। जैसे इसी तरह मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब भी हम लफ्ज इस्तेमाल करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि नबी करीम सल्लम मार गए, नबी करीम सल्लम फोत हो गए, नबी सल्लम दुनिया से चल बसे। हम जब भी कहेंगे अदब का तकाजा रखते हुए, तो हम कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, विसाल फरमा गए। तो इसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होगा वो डिमाइस होगा। लफ्ज क्या यूज होगा, डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है विसाल फरमा जाना। तो एक अदब का तकाजा होता है। तो यूफिमिज्म यही है कि आप जो अनप्लेजेंट चीजें, जो ऑफेंसिव और इंसल्टिंग लगे, उनको प्लेजेंट मैनर में बयान करो, अदब का तकाजा रखते हुए, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपको यूफिमिज्म की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है हमारे पास ऑक्सीमोरोन। क्या है जी, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच ही है, फिगर ऑफ स्पीच कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को कंबाइन करेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का मतलब क्या है, ऑपोजिट मीनिंग्स, ऑपोजिट मीनिंग्स, ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स कहते हैं। जैसा कि आपने एक मशहूर नॉवल मिस्टर चिप्स के बारे में सुना हुआ है। मिस्टर चिप्स में वो कहता है ओल्ड बॉय। देखें जी, आप एक बात जहन में रखें, वो ओल्ड भी है और बॉय भी है, ये कैसे पॉसिबल है। या तो वो ओल्ड हो सकता है या फिर वो बॉय हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज ही होगी। बट दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग है, हमने इसलिए इस्तेमाल कर दिया ऑक्सीमोरोन। जैसे मैं कह सकता हूँ, एक वर्ड आपने सुना होगा बिटर स्वीट्स, स्वीट नॉइस, नॉइस कभी भी स्वीट नहीं होगा, मिठाइयाँ कभी भी कड़वी नहीं होंगी। तो ये ऑक्सीमोरोन है। फिर इसी तरह से डीपनिंग साइलेंस, डीपनिंग साइलेंस, बहरेपन वाली खामोशी, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये आपके पास, ये सारे एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपके पास क्या है जी, ऑक्सीमोरोन, जिसका मतलब क्या है, ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग, दो ऑपोजिट मीनिंग रखने वाले दो वर्ड्स जिनके कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स हैं। ओल्ड और बॉय को आप ले लो, बॉय मतलब एक यंग होता है, ओल्ड एक पुराना जो इंसान है, उसको कहते हैं बड़ी उम्र का आदमी। तो दोनों सेम नहीं हो सकते, तो दोनों के ऑपोजिट मीनिंग हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सीमोरोन बोलोगे, ठीक है जी। अब इसी तरह से मैं कहता हूँ दिस इज अ वर्चुअल रियलिटी,
दिस इज अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा, दिस इज अ वर्चुअल रियलिटी। अब आप एक चीज देखो, यहाँ लिखा हुआ है वर्चुअल और यहाँ लिखा हुआ रियलिटी, दोनों ही ऑपोजिट मीनिंग है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीमोरोन। इस तरह से मैं लिखता हूँ, इट वाज एन ओपन सीक्रेट, इट वाज एन ओपन सीक्रेट, एन ओपन सीक्रेट। अब आप इसमें देखो कि मैंने लिखा ओपन और दूसरा लिखा सीक्रेट, राज है, छुपी हुई बात है, ओपन खुली हुई बात है, तो क्या ये दोनों ऑपोजिट मीनिंग नहीं है, तो मैंने इकट्ठा यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ऑक्सीमोरोन। तो जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीमोरोन जो है इसमें ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। ही वॉज क्लियरली कंफ्यूज्ड, ही वॉज क्लियरली कंफ्यूज्ड अबाउट द प्लान, अबाउट द प्लान। अब आप इसमें एक चीज देखो, क्लियरली भी है और कंफ्यूज भी है, दोनों के ऑपोजिट मीनिंग है, तो ये आपके पास क्या होगा, ऑक्सीमोरोन होगा। यूफेमिज्म भी हो गया, सिमिली भी हो गया, पर्सोनिफिकेशन भी हो गया, मेटाफर भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिट्रेशन के बारे में। किसके बारे में, एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन क्या है, repetition of consonant sound, repetition of consonant sound, consonant sound, repetition of consonant sound at the beginning, आगाज में, at the beginning, आगाज में consonant sound की repetition of adjacent or closely related words, of adjacent or closely related words, related words। जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ, beside the lake, beside the lake, beneath the trees, beneath the trees। अब इसमें एक चीज देख रहे हो, beside और beneath दोनों की साउंड क्या है, ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, और ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, ब साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो एट द बिगनिंग या क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स की जो रेपिटेशन है, जो उनकी साउंड की रेपिटेशन है, वो एलिट्रेशन कहलाती है। इसमें जो आपके पास ब साउंड है वो रिपीट हो रहा है, उसकी रेपिटेशन है। अब इसी तरह से मैं बोल देता हूँ, he threw three free throws, free throws। अब इसमें एक चीज देख रहे हो, इसमें जो आर साउंड है, he threw three, पहली बात तो ये थ साउंड भी और ये जो आर की साउंड है ये भी रिपीट हो रही है। इसमें बेसिकली जो कॉन्सोनेंट साउंड आर है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपके पास एलिट्रेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं, एलिट्रेशन का दूसरा नाम कॉन्सोनेंस भी है। इसी तरह से हम इसकी बात कर लेते हैं एसोनेंस की। नेक्स्ट एसोनेंस, नेक्स्ट है हमारे पास एसोनेंस। एसोनेंस वो थी रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और एसोनेंस है रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड। वाउल साउंड्स काफी सारे हैं, हमने प्रोनाउंसिएशन का एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आपको वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो आप उस लेक्चर को सुन सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वाउल साउंड नियर बाय वर्ड्स में अगर वाउल साउंड की रेपिटेशन हो रही तो आपके पास एसोनेंस होगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ, a host of golden daffodils, golden daffodils। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो, ओ साउंड जो है वाउल साउंड है, इसकी रेपिटेशन हो रही है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एसोनेंस की एग्जांपल है। जब वाउल साउंड रिपीट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोनेंस। आप शुरू से ये लफ्ज वॉवल पढ़ते आ रहे हो, ये लफ्ज वॉवल नहीं है बल्कि वाउल है। फिर इसी तरह से हम एक और पढ़ेंगे, एक हमारे पास होता है पन।
इट इज अ प्ले, इट इज अ प्ले ऑन वर्ड्स, प्ले ऑन वर्ड्स, लफ्जों का खेल है। ऑफन ह्यूमरस, खास तौर पर मजाहिया अंदाज में, ऑफन ह्यूमरस मजाहिया अंदाज में, डेट हैव मोर देन वन मीनिंग, डेट हैव मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से ज्यादा मतलब होते हैं, हम उसको पन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। द horse is a stable animal. स्टेबल मीन्स, स्टेबल के दो मानी हैं। स्टेबल मीन्स काम भी है, और स्टेबल मीन अ प्लेस फॉर हॉर्सेस भी है, प्लेस फॉर हॉर्सेस। अब इसके दो मीनिंग बनते हैं मजाही अंदाज में। अब ये बात कर रहे हो कि हॉर्स एक जो स्टेबल एनिमल है, तो स्टेबल के दो मानी है। स्टेबल का मतलब काम भी है, और स्टेबल का मतलब प्लेस वेयर हॉर्सेस, जिनको जहां पर घोड़ों को रखा जाता है उसको भी स्टेबल बोला जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पन। जब ह्यूमरस वे में आप लफ्जों का खेल खेलते हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको आप कहते हो पन। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, फिशेस आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल, बिकॉज दे लिव इन स्कूल्स, बिकॉज दे लिव इन स्कूल्स। यहाँ स्कूल के दो मानी है। स्कूल जो है इसका एक मतलब होता है प्लेस ऑफ स्टडी, मुताले की जगह, पढ़ने की जगह। और स्कूल का एक मानी होता है अ ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश को आप स्कूल बोलते हो। अब इसी तरह से एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। ठीक है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये जो आपने होमवर्क है इसका ये भी मतलब हो सकता है, मीन यहाँ पर स्कूल वर्क भी है। या इसका दूसरा मतलब हो सकता है वर्क एट होम, घर पे जो काम है उसको मुकम्मल कर लिया। दोनों तरह से हो सकता है। जब आप कोई लफ्ज यूज करते हो तो क्या करते हो, दो लफ्जों का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि उसके काफी सारे मीनिंग हो, तो उसको पन कहते हैं। इस तरह के फिगर स्पीच को क्या कहा जाता है, पन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी, नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी। इमेजरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, लफ्जों का इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज that creates mental images, mental images। लफ्जों का इस तरह से इस्तेमाल करो कि आपके दिमाग में उस चीज की पिक्चर बन जाए, उसकी तस्वीर बन जाए। अब जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा है डैफोडिल्स में, continuous as the stars that shine, continuous as the stars that shine, जो कि चमकते हैं, and twinkle on the Milky Way, and twinkle on the Milky Way। मिल्की वे गैलेक्सी में जिस तरह से आपके स्टार्स चमकते हैं, उसी तरह से वो कहता है कि डैफोडिल्स चमकते हैं। अब आपके जहन में स्टार को देखते ही आपके जहन में एक चमक धमक जो है वो आपके जहन में क्रिएट हो गई है। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप कहोगे ये इमेजरी है। इमेजरी की काफी सारी एग्जांपल्स हैं, विजुअल इमेजरी भी होती है, ऑडिटरी इमेजरी भी होती है, और स्मेल इमेजरी भी होती है। ठीक है जी, इस तरह से आप इसकी काफी सारी एग्जांपल्स ले सकते हो। नेक्स्ट मैं जिस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करने लगा हूँ वो है पैराडॉक्स। वो क्या है जी,
पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है अ स्टेटमेंट with two opposite ideas with two opposite ideas। उसमें दो आइडियाज मौजूद होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज कह लें, दो मुतजाद, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ उसके आइडियाज हैं, उसको हम कहते हैं। अब देखो मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, इफ यू विश फॉर पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। प्रिपेयर फॉर वॉर, अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। अब आप इस चीज में देखो कि अगर वो जंग की तैयारी करेगा तो फिर अमन कायम नहीं रहेगा, और अगर अमन को कायम रखेगा तो जंग नहीं होगी। तो इस स्टेटमेंट दो कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग है। अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, टू सेव मनी, पैसे की बचत करने के लिए, टू सेव मनी यू हैव टू स्पेंड इट, यू हैव टू स्पेंड इट, आपको इसको खर्च करना होगा। देखो जरा, मनी को बचाने के लिए अगर मैं इसको खर्च ही कर दूंगा तो फिर वो बचेगी कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर इसको स्पेंड कर दिया तो वो सेव नहीं हो सकती। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी ही पानी था हर तरफ, लेकिन पीने के लिए कतरा नहीं था। अब दोनों के ऑपोजिट मीनिंग है, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को रिप्रेजेंट करे उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है, नेक्स्ट है हमारे पास आयरनी। आयरनी का मतलब होता है तंज। किसी को तंजिया लहजे में पुकारना क्या कहलाता है, आयरनी कहलाता है। इसमें जो एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी का केस होता है, जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो नहीं होता मीनिंग, बल्कि उसके टोटली ऑपोजिट होता है, उसके टोटली ऑपोजिट होता है। जो हम कह रहे हैं उसके बिल्कुल उल्ट उसका मीनिंग होगा। व्हाट वी सेइंग, व्हाट वी सेइंग, जो हम कह रहे हैं is completely opposite to meaning, is completely opposite to understanding and meaning, opposite to understanding and meaning। जो हम कह रहे हैं उसके टोटली ऑपोजिट होगा मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग। जैसे मैं कहता हूं, माई स्टेप ब्रदर इज द स्टार ऑफ माई फादर्स आई, ऑफ माई फादर्स आई। मेरा जो सौतेला भाई है वो मेरे बाप की आंखों का तारा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, स्टार ऑफ माई फादर्स आई? तो ये टोटली ऑपोजिट मीनिंग है कि मतलब मेरी बाप की आंखों के लिए वो सुकून मेरे लिए तो नहीं है, कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते। कंप्लीटली ऑपोजिट मीनिंग होगा। इसमें आप एक लफ्ज यूज कर सकते हो कि हम इसमें माइल्ड स्कार्सिज्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम कह सकते हैं फायर स्टेशन बर्न डाउन लास्ट नाइट, अ फायर स्टेशन बर्न डाउन लास्ट नाइट। देखो अब जरा, रात कहता है कि आखिरी पिछले गुज़श्ता रात फायर स्टेशन ही जल गया, जो फायर स्टेशन जो बचाता था वही जल गया। तो ये आयरनी की है, उसने तंज की है। इसी तरह से मैं कहूँ, अब वेजिटेरियन, एक वेजिटेरियन जो कि गोश्त नहीं खाता, ओपनड अ बुचर शॉप, उसने कसाब की दुकान खोल ली है, गोश्त की दुकान खोल ली, कैसे हो सकता है? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आयरनी कहते हैं। इसमें आप चीज़ों को
दो ऐसी जो आप कह रहे होते हैं बल्कि उसके टोटली ऑपोजिट होता है। जैसे मैं कह दूं अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट, अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट। ऐसा होता है नहीं, पायलट ने तो जहाज को उड़ाना होता है, तो हाइट पे तो सिर्फ जाना होता है, तो ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया ये वो फिगर ऑफ स्पीच है, two words are used, two words are used to imitate sounds, साउंड्स को इमिटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओनोमेटोपिया को। जैसे मैं बात करता हूँ द लाइन रोड, शेर धाड़ा, उसकी आवाज को बयान करने के लिए उसको ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे। इसी तरह से अगर मैं कहूँ द डोर क्लैंक्ड, दरवाजा खटाक से बंद हुआ, तो क्या आ जाएगा द डोर क्लैंक्ड। या इसी तरह से मैं कहूँ द क्लॉक टिक्ड, द क्लॉक टिक, क्लॉक की जो टिक टिक की आवाज है उसको टिक कहते हैं। मतलब जब भी आप साउंड के बारे में बात करोगे किसी चीज की, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ओनोमेटोपिया। इसी तरह से मैं लिखूं द बीज बस्ट, द बीज बस्ट, मक्खियों का बिन बनाना, तो आपके पास ये क्या होगा, ओनोमेटोपिया। इसी तरह से मैं लिखूं द डोर क्रीक्ड, डोर क्रीक्ड, चीं चीं की जो आवाज होती है दरवाजे की उसको क्या कहा जाता है, क्रीक्ड। इसी तरह से अगर मैं लिखूं द स्नेक हिस्ड, स्नेक हिस्ट, तो जो आपके पास सांप की हिस करने की साउंड है वो क्या कहलाती है, ओनोमेटोपिया। Friends, I hope so you have the clear understanding of the figure of speech. I have discussed all the possible figure of speech in a very short time. If you have any question, feel free to make in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer of all your questions. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।